हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। सुर्खियों में क्यों सीरीज के अंतर्गत आज हम देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक है। उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और कब कब क्या क्या संशोधन हुआ, क्यों वो जरूरी है, ठीक है। उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन थे और कब कब संशोधन किया गया, उसके सदस्य कौन कौन होते हैं, उनके सदस्यों को नामित कौन करता है, उनका कार्यकाल कितना होता है और सब कुछ देखेंगे कि उनके जो है अध्यक्ष कौन होते हैं। सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में देखने आते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको सारा नॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको जो है आपका इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था, 2006 में संशोधित हुआ था। इसके तहत किया गया। यह एक जो है सांविधिक स्वायत्त निकाय है। ये क्या है? ये एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। इसका गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 को संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ठीक है, तो बताते चलें आपको, पेरिस में जो है एक बैठक हुई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ है, ये जान लीजिए। तो बताते चले आपको, अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था। तो इसको पहले अपनाया गया सबसे पहले कहाँ पे? तो पेरिस में एक जो है आपका सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे अपनाया गया था। और उसी के अनुरूप जो है सारे देश जो है अपने यहाँ जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किए हैं। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग। 20 दिसंबर 1993 में इससे संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा संकल्प के रूप में समर्पित किया गया था। ठीक है, तो समर्थित मतलब समर्थन प्राप्त हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 1993 को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका प्रधान कार्यालय आपका दिल्ली में अवस्थित है और यह आयोग उन्हीं मामलों का जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ हो, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इस पे कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो इसका प्रधान कार्यालय आपने देख ही लिया। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाना व एक स्वतंत्र संस्था के रूप में मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना इसका उद्देश्य है, ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो ये निष्पक्ष होकर काम करता है, ठीक है, स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करता है और मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मुद्दों पर सरकार का यह ध्यान आकृष्ट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। मानवाधिकार संशोधन जो है विधेयक आपका, तो ये इसमें संशोधन किया गया था सन 2019 में किया गया। ठीक है, और ये जो है आपका लोकसभा में 19 जुलाई को पास हुआ और 22 जुलाई को आपका राज्यसभा में मंजूरी मिली थी, जो आपका 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन करता है। ठीक है, तो 2019 में आपने देखा कि इसमें संशोधन भी हुआ है, तो काफ़ी कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं, आगे हम लोग देखेंगे सब कुछ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, देखते हैं। देखिए ये जो है आपका पूरी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की पूरी सदस्य टीम है। आयोग की संरचना तथा आयोग व अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आयोग जो है एक बहुसदस्यीय संस्था है, इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, जिसमें वर्तमान में निम्नलिखित सदस्य शामिल किए जाते हैं। तो इसमें देखिए अध्यक्ष जो होता है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। तो तत्काल में जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी जो है इसका अध्यक्ष हो सकता है, या फिर जो मुख्य न्यायाधीश रहा हो सुप्रीम कोर्ट का। ये ध्यान रखिएगा कि उच्च जो है उच्चतम न्यायालय का। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सदस्य, इनके अलावा जो है एक सदस्य जो है आपका उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो या फिर रहा हो, ठीक है, तो हो या फिर रिटायर्ड हो। एक सदस्य और जो होगा वो किसी जो है उच्च न्यायालय का, मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर रहा हो। ठीक है, तो जो अब मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी सदस्य हो सकते हैं, या फिर जो लोग रिटायर हो चुके हैं मुख्य न्यायाधीश वो हो सकते हैं। इसके अलावा 3 सदस्य और चुने जाते हैं। उन 3 सदस्य में आपका कौन-कौन है? तो जो 3 सदस्य होंगे वो मानवाधिकार से संबंधित विषयों का ज्ञान उनको हो, व्यावहारिक अनुभव रखते हों, तो उनको चुना जाएगा। और इसमें जो है 1 महिला, 3 में से 1 महिला होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये कंपल्सरी है कि इसमें से 1 जो है महिला सदस्य रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं, जो एक कमेटी गठित होती है, जिस जिस कमेटी के द्वारा इन लोगों का जो है इन लोगों को चुना जाता है। तो उस कमेटी का जो चेयरमैन होता है, उस कमेटी का ध्यान दीजिएगा, जो इन लोगों को चुनता है, उसमें जो है चेयरमैन आपका प्रधानमंत्री होता है, सिलेक्शन कमेटी जो होती है इन लोगों की। और उसमें और सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है, राज्यसभा का जो है उपसभापति होता है, उसके बाद जो है आपका विपक्ष का नेता लोकसभा का, विपक्ष का नेता राज्यसभा का, और आपका गृह मंत्री होता है। ठीक है, तो इतने लोग होते हैं, ध्यान रखे रहिएगा। तो पीएम एज ए चेयरमैन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अपोजिशन लीडर इन लोकसभा और अपोजिशन लीडर इन राज्यसभा, और यूनियन होम मिनिस्टर, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसके बारे में। इन अस्थायी सदस्यों के अतिरिक्त जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
के 7 पदेन मानद सदस्य भी होते हैं, जो इस प्रकार होते हैं। तो इनके अलावा जो है 7 लोगों को और जो है मनोनीत किया जाता है, जो विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष वगैरह हो सकते हैं। तो वो कौन-कौन से हैं? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से होते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं इसमें शामिल। और दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त जो होते हैं, वो सभी इसके 7 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। बताते चलें आप लोगों को कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा बता ही चुके हैं ऊपर। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित जो एक जो कमेटी होती है, 6 सदस्यीय समिति जो होती है, जो बताए हैं ऊपर आपको, तो वो जो है अपना सिफारिश भेजता है और फाइनल मुहर आपका राष्ट्रपति का लगता है, राष्ट्रपति उन लोगों को नियुक्त करता है। तो ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं कि चयन समिति में कौन-कौन था। तो प्रधानमंत्री थे, लोकसभा का अध्यक्ष था, राज्यसभा का उपसभापति था, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ये अपना जो है सिफारिश किसको देते हैं, तो ये प्रेसिडेंट को अपनी सिफारिश या राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देते हैं और वो जो है इन लोगों की नियुक्ति करता है। इसको समझिएगा। आगे देखते हैं हम लोग मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच करना। क्या काम है इसका? तो इसका काम है मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच करना। अच्छा, जो ये जाँच करता है, ये जाँच कैसे करता है, किस आधार पे करता है? तो या तो देखिए स्वप्रेरणा से, इसको ऐसा लगता है कि कहीं भी देखता है न्यूज़ में, सुर्खियों में या फिर उसके संज्ञान में जो चीज़ें आती हैं, स्वप्रेरणा से जो है उसका जाँच कर सकता है उस मामले का, ठीक है, जो अपराध हो रहा हो। और या तो फिर किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा कोई एप्लीकेशन दिया गया हो, कोई पत्र दिया गया हो या फिर किसी और को, ठीक है? तो उसकी ओर से किसी और व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अर्जी निवेदन के आधार पे, मान लीजिए जो है किसी के द्वारा जो है कि किसी के मतलब मान लीजिए किसी को के ऊपर अपराध हो रहा है, वो जो है पीड़ित है, उस पीड़ित के बिहाफ़ पे कोई और भी जो है एप्लीकेशन या निवेदन दे सकता है, ठीक है? आगे देखते हैं जेलों एवं बंदी गृह में जाकर वहाँ की स्थिति देखना व सुधार हेतु अनुशंसा करना। तो ये जेलों वगैरह में जाता है, देखता है वहाँ पे सारी चीज़ें, मानवाधिकार के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अनुरूप वहाँ पे सारी चीज़ें लोगों को, कैदियों को मुहैया कराई जा रही हैं कि नहीं कराई जा रही हैं, कहीं उनके साथ अमानवीय व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है। तो इन सबको देखता है, अगर ऐसा कुछ लगता है तो उसके ऊपर जो है आपके जो जेलर वगैरह होते हैं उनको जो है अनुशंसा करता है, मतलब उनको बताता है कि आप ऐसा जो है कीजिए, ये गलत है, ये सही है, उस चीज़ के बारे में बताता है। मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते का प्रभावी क्रियान्वयन। मान लीजिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते होते हैं मानवाधिकार से संबंधित, तो उनको जो है लागू करना देश में, उनका जो है क्रियान्वयन करना, ये कार्य जो है आपका जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का है। आगे देखते हैं गवाहों को अपने पास बुलाता है, ठीक है? मान लीजिए किसी मामले में कोई गवाह है, उसको अपने पास बुला के उसका परीक्षण कर सकता है या किसी भी दस्तावेज को अपने समक्ष जो है मँगवा सकता है। कोई दस्तावेज है, उसको कहेगा कि मेरे समक्ष ले आइए, दिखाइए। या न्यायालय में मान लीजिए कोई मामला चल रहा है, उसका कोई जजमेंट वगैरह आया हुआ है, तो उस अभिलेख या रिकॉर्ड को मंगा सकता है। शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है, तो एक शपथ पत्र पे वो जो गवाह आता है उसके पास, जिसका परीक्षण करता है, उसकी गवाही भी ले सकता है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल जो कितना होता है, 3 वर्ष से 70 वर्ष होता है। तो या तो 3 वर्ष पहले हो जाए या फिर 70 वर्ष जो पहले हो जाएगा, तो वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। वेतन भत्ते जो है केंद्र के द्वारा जो है तय किए जाते हैं, लेकिन जो है वेतन भत्ते में एक बार जब अध्यक्ष या फिर सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है, तो उसमें जो फिर वेतन भत्ते में कोई जो है बदलाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो जो है वेतन भत्ते कौन जो है देता है, तय करता है? तो वेतन भत्ते आपका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और बताते चलें कि मान लीजिए अगर कोई पद पे है, उसको और कैसे हटाया जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर वो पागल हो गया हो या फिर दिवालिया घोषित हो गया हो या फिर अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य व्यवसाय में लगा हो या संलिप्त हो, तब भी उसको पद से हटा दिया जाएगा। या फिर शारीरिक मानसिक रूप से असमर्थ हो या अपराधी या सजायाफ्ता होने पर पदच्युत कर दिया जाता है। मतलब अगर आप लोग अगर वो जो है सदस्य अगर या फिर अध्यक्ष अपराधी है, अपराधी या कोई अपराध किया हुआ है या सजा उसको मिल गई हो, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन-कौन से अध्यक्ष कब-कब रहे हैं, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो पहले जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे, ये 1993 से 1996 तक रहे हैं। दूसरे आपके न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया थे, ये 1996 से 1999 तक रहे हैं। तीसरे नंबर पे न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा हैं, ये 1999 से 2003 तक रहे हैं। उसके बाद आपका न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद हैं, इनका कार्यकाल 2003 से 2006 तक है और न्यायमूर्ति राजेंद्र बाबू, इनका कार्यकाल 2007 से 2009 तक है। न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन, इनका जो है कार्यकाल 2010 से 2015 तक है। न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, इनका कार्यकाल 2016 से 2021 तक है। इसी तरीके से देखेंगे न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का जो कार्यकाल है वो 2021 से लेकर 2022 तक है। और वर्तमान में कौन है, तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार सिंह जो है 2022 से अब तक जो है आपके इसके अध्यक्ष हैं। तो ये जाने रहिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो मानवाधिकार
की सार्वभौमिक घोषणा है वो जो है किसके आधार पे है, तो ये सारे आधार देखिए दे रखे हैं। इसको आप लोग चाहिए तो पढ़ सकते हैं। भेदभाव से मुक्ति या समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, इन सारी चीज़ों को देखता है मानवाधिकार कि कहीं भी किसी चीज़ का उल्लंघन हो रहा है तो उसके ऊपर जो है जाँच वगैरह करके रिपोर्ट अपना सबमिट करता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, काम है जो है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो वीडियो को एक बार अवश्य लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसे नए-नए अपडेट्स पाने के लिए और साथ ही साथ प्रॉपर सारी चीज़ों की जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, सबकी क्लासेस ऑलरेडी मेरे द्वारा कराई जा रही हैं, प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, पीवाईक्यूज़ कराए जा रहे हैं, उसको आप लोग देख अवश्य लीजिए। करंट अफेयर की क्लास भी चलती है, ठीक है? तो देखिए आपका मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा किसके आधार पे होता है? फ्रीडम, ट्रस्ट, जस्टिस, लव, आपका रूल ऑफ लॉ, पीस, प्रॉस्पेरिटी, डिग्निटी और इक्विटी, ठीक है? इसी के साथ जो है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।